नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है खास मेहमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। शेखावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद के लिए। नमस्कार। सीधे चुनाव की बात करते हैं। 50 दिन बचे हैं चुनाव आने में। बीजेपी को जनता इस बार वोट क्यों देगी? देखिए, केवल 50 दिन बचे हैं। वो चुनाव में नहीं, इस सरकार का संवैधानिक आयुष पूरा होने में 50 दिन बचे हैं। क्योंकि सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है और जनता ने इस सरकार को सरकार के रूप में स्वीकार करना इनसे इनकार कर दिया है। जिस तरह की अवस्था, जिस तरह की व्यवस्था पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल में राजस्थान में रही है, जनता ने सरकार को सिरे से नकार दिया है। समाज के हर वर्ग ने सरकार को सरकार मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए अब सरकार, जैसा मैंने कहा, मात्र अपनी संवैधानिक आयुष 5 साल की पूरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। अभी हम 2023 में हैं, लेकिन राजस्थान के सीएम बात कर रहे हैं मिशन 2030 की। आपको क्या लगता है? देखिए, 2030 की बात उन्होंने 2018 में जब सरकार में आए थे तब की होती, तो वो पिछले 5 साल में, पौने 5 साल में कुछ धरातल पर उसमें से ट्रांसलेट कर पाए होते। अब देखिए, इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता कि सरकार का मुखिया ये जानता है कि अब हम वापस सरकार में नहीं आने वाले हैं, और जनता जो ये मानस बना चुकी है कि अब इनको सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है, वो अब अपनी सरकार के 60 महीने के कालखंड में से 58 महीने बीत जाने के बाद में 59वें महीने में 2030 में क्या करना है उसके लिए सुझाव एकत्रित कर रहे हैं, और उन सुझावों के बारे में चर्चा करने के लिए राजस्थान भर में दौरा करने का ऐसी योजना बना रहे हैं। राजस्थान की जनता साहब दोनों टाइम भोजन करती है, वो जानती है, पहचानती भी है, देखती भी है और समझती भी है। इनके केंद्रीय नेतृत्व से राहुल गांधी भी आए थे और आकर के क्या कहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो जीत रहे हैं। उन्होंने अपने विश्वास के साथ कहा है, लेकिन राजस्थान के लिए कहा कि यहाँ मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। तो आपको क्या लगता है, इस कड़े मुकाबले को पार पाने के लिए, उनकी नजरों में अगर कड़ा मुकाबला है, तो इस कड़ा मुकाबले को पार पाने के लिए बीजेपी के पास में क्या रणनीति है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, जिस सेना का सेनापति वो खुद ही ये मान ले कि हम यहाँ हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं या कड़े मुकाबले में, सामान्यतः कोई भी सभ्यशिष्ट आदमी अपनी सेना के लिए, अपने दल के लिए इससे ज़्यादा संशयपूर्ण शब्दों में वक्तव्य नहीं दे सकता। और जब उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है, तब मुझे लगता है कि ये चर्चा तो अपने आप ही समाप्त हो गई है। शेखावत साहब, एक चीज़ तो है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जिस तरह के राजनीति के पंडित राजस्थान के इस चुनाव को देख रहे हैं, दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, ये अपनी जो मजबूती है, अपनी जो ताकत है, उससे ज़्यादा, अपनी ताकत से ज़्यादा सामने वाले की कमजोरी पर ज़्यादा निर्भर कर रही हैं, उसको लेकर के ज़्यादा आश्वस्त हैं। वो चाहे आपकी पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो। तो आपको भी क्या लगता है, क्या आपकी जो पार्टी है वो भी कांग्रेस की उस गुटबाजी पर निर्भर कर रही है? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैंने पहले भी कई बार ये बात चर्चाओं में कही है। भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है, या केवल चुनाव के समय ही काम करे ऐसा दल नहीं है। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए सारे विषयों पर हम पूरे 5 साल निरंतर काम करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब कोरोना की आपदा आई थी, देश की नहीं, दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स हाइबरनेशन में चले गए थे, सुसुप्तावस्था में चले गए थे। अपने आप को बचाने के लिए कई छुप गए थे। उस समय दुनिया में केवल एक भारतीय जनता पार्टी थी, जिसका बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब लोग धरातल पर लोगों की जीवन में से कष्ट के हरण के लिए काम कर रहे थे। और मैं मानता हूँ, श्रद्धा के साथ में उन सबको, सम्मान के साथ में नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ कि इस सेवा के कालखंड में कितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे होंगे जो हमसे बिछड़ गए। इसलिए केवल हम चुनाव के लिए काम करें या चुनाव के समय काम करें, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल तक एक तरफ सकारात्मक विपक्षी की भूमिका निभाई, सदन से लेकर के सड़क तक हर जगह संघर्ष किया।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन की ताकत को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए, व्याप को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा। और जो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के हालात और उनके पिछले 4.5 साल का ये जो कुशासन है, सिंस इंसेप्शन, पार्टी जब सरकार में कांग्रेस आई थी उस समय से जो उनके जो आपसी विग्रह था, उसके कारण से जो राजस्थान की जनता ने भुगता है, जो राजस्थान की जनता ने कष्ट उठाए हैं, वो एक एडिशनल इंसेंटिव हमारे लिए हो सकता है। लेकिन हम अपनी ताकत, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत, अपने कार्यकर्ताओं के भरोसा और माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 साल में जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने, सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने, महिलाओं के सशक्तिकरण करते हुए उनका सम्मान बढ़ाने, किसान, मजदूर, दलित सबके जीवन में खुशहाली लाने, मध्यम वर्ग के जीवन में ईज ऑफ लिविंग लाने, देश का विभिन्न फैसलों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, देश के हित में फैसले लेकर के देश को आगे बढ़ाने और इन सब के साथ साथ में देश का सम्मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाने का जिस तरह से काम किया, उस ताकत के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ हमारा कार्यकर्ताओं की शक्ति और दूसरी तरफ माननीय मोदी जी की सरकार की सफलता। ये वर्तमान सरकार की विफलता तो हमको बोनस में मिल रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा 24 घंटे 12 महीने एक्टिव मोड में रहती है और आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, शायद अभी किसी पार्टी में नहीं है। लेकिन एक बात तो हमको तो साफ नजर आती है, गुटबाजी तो आपकी पार्टी में भी नजर आती है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, राजनीति जो है ये सहज स्फूर्त प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। कोई भी कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए आता है, वो ढोलक और मंजीरा बजाने के लिए तो नहीं आता, वो किसी सत्संग के उद्देश्य से तो नहीं आता, वो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ हासिल मुकाम हासिल करने के लिए आता है। हर व्यक्ति जो जिस स्तर पर है उससे ऊपर के स्तर पर जाना चाहता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना लोकतंत्र के स्वास्थ्य की निशानी भी है और उसको परिष्कृत करती है, उसका सुधार करती है, उसमें मंथन लाती है, उसको नवीन बनाती है। इसलिए इस तरह की प्रतिस्पर्धा आपस में हो, लेकिन वो गुटबाजी नहीं होती। गुटबाजी तब होती जब हम में से कोई एक कहता कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी नहीं है। गुटबाजी तब होती जब हम में से कोई एक कहता कि हमारा चुनाव का चिन्ह या जो है कमल का फूल नहीं है। गुटबाजी अब एक तब होती जब हम में से कोई एक कहता कि हमारा मार्ग अंत्योदय का मार्ग नहीं है। गुटबाजी तब होती जब हम में से कोई ये कहता कि भारत माता को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना हमारा अनंतिम उद्देश्य नहीं है। हम सब एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, एक झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, एक नेता नरेंद्र मोदी की छाया के तले में काम कर रहे हैं, एक चुनाव चिन्ह कमल के फूल को खिलाने के लिए काम कर रहे हैं। कहां गुट दिखाई देता है? शेखावत साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, यहां रुकते एक छोटे ब्रेक के लिए। पूरा गांव में अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, साथ ही अवैध शराब की 9 पेटियां जब्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करते हुए रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नई भर्ती हुई कर्मचारियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई में लाल बागचा राजा गणपति मंडल के दर्शन किए। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत की बड़ी घोषणा, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होगा मानगढ़ धाम। 100 करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य। गहलोत ने डीपीआर के लिए 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार फ्री डे के समर्थन के रूप में मोटरसाइकिल चलाकर हवाई अड्डे पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर हैं, जहां ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शेखावत साहब, आप जोधपुर से हैं और संयोग है कि राजस्थान के सीएम भी जोधपुर से हैं। आप विशेष तौर पर सीएम के निशाने पर रहते हैं। ईआरसीपी हो, संजीवनी का मुद्दा हो, फोन टैपिंग का मामला हो, या उनकी खुद की जो गुटबाजी है उसकी वजह से उनकी सरकार पर संकट आ जाए, लेकिन हमेशा आप ही उनके
निशाने पर रहते हैं, तो ऐसा क्या लोकल कनेक्शन है? मुझे लगता है कि मेरे प्रति उनका स्नेह ज़्यादा है, और अपने परिवार का सदस्य ऐसा शायद मुझे मानते होंगे, तब वो इस तरह के स्नेह का प्रदर्शन मुझे करते रहते हैं। जोधपुर में उनको कुछ पत्रकार मित्रों ने एयरपोर्ट के सामने पूछा था कि आपने एक बार फिर गजेंद्र सिंह जी शेखावत को कुछ उपमाओं से अलंकृत किया है, तो उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था वो ये था कि परिवार का बच्चा, यदि दो बच्चे आपस में झगड़ लें, पड़ोसी आकर के शिकायत करे कि आपके बच्चे को जो है, आपके बच्चे ने हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, चांटा मार दिया, धक्का मार दिया, तो पिता क्या कहेगा? नकारा है, निकम्मा है, ताने दो, अभी डांटता हूं। मैं तो धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हुए मेरे परिष्कार के लिए, मुझे समझाने के लिए बात कर रहे होंगे। और ये खास शब्द उन्होंने अपनी ही पार्टी के उस लीडर के लिए भी बोले थे जो न केवल डिप्टी सीएम थे बल्कि उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष भी थे उनकी पार्टी के। थोड़े दिन बाद में उन्होंने जब एक बार, क्योंकि कई बार हुआ है, शायद आपको याद नहीं होगा, कई बार झगड़ा हुआ है, कई बार समझौता हुआ है, कई बार हाथ मिलाए गए, कई बार साथ मिलकर के फोटो खिंचाए गए, फिर थोड़े दिन बाद वही परिस्थितियां बनती है, अगले का इंतजार राजस्थान कर रहा है। लेकिन जब पहले ये शब्द इस्तेमाल किए थे, उसके थोड़े दिन बाद पहला समझौता जब हुआ था, उसके बाद कहा था कि ये तो बच्चे के जैसे हैं, मेरे सामने चाय दूध पीते पीते बड़े हुए हैं, तो शायद कभी मेरे लिए भी कहेंगे गजेंद्र सिंह तो बच्चे के जैसा है मेरे लिए, मेरे सामने बड़ा हुआ है। उसी विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में मैं चुनाव हारा था, अशोक गहलोत साहब, उसी विश्वविद्यालय का चुनाव छात्र संघ का जीत करके मेरे लगभग उनसे 20-25 साल बाद में, 30 साल बाद में आया है, बच्चा है, शायद स्नेह से कभी ऐसा भी कह देंगे। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जोधपुर और जेएनयू का यूनिवर्सिटी कनेक्शन दोनों हैं, लेकिन शेखावत साहब एक चीज़ तो है कि आपने भी यहाँ के एक वरिष्ठ मंत्री को अरब सागर में डुबो देने वाली बात कही थी। मैंने अरब सागर में डुबो देने की बात नहीं कही, मैंने जनता से ये पूछा कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान में निरंतर हो रहे बलात्कार के मुकदमों, निरंतर बढ़ती जा रही गैंगरेप और बलात्कार की घटनाओं पर प्रश्न पूछे जाने के पर सरकार की तरफ से जवाब देते हुए ये कहे, और बहुत खीसे निपोरते हुए ये कहे, बड़े बेगैरत होकर के ये कहे, ताली बजाते हुए ये कहे कि राजस्थान में ये घटनाएं इसलिए होती है, इसलिए ज़्यादा होती है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और पीछे घूम करके देखे और उसके पीछे बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के, उनकी पार्टी के सदस्य खिलखिला करके हंसते हुए नपुंसक की तरह तालियां बजा रहे हों, तब ऐसे लोग, फिर कह रहा हूं ऐसे लोग, जिन्होंने उस राजस्थान जिसके मर्दों ने दुनिया की हर आने वाली ताकत हमले को अपने पुरुषार्थ के बल पर हरा करके, अपनी मर्दानगी की ताकत से हरा करके वापस उनका मुख मोड़ दिया, भारत की तरफ आने वाली हर आंधी को अपने सीने पर झेल करके वापस लौटा दिया, उस राजस्थान की मर्दानगी को कलंकित करने वाले को क्या अरब सागर में नहीं फेंक देना चाहिए? आज फिर कहूंगा कि जिसने राजस्थान की मर्दानगी को कलंकित करने का काम किया, जिसने राजस्थान की संस्कृति को कलुषित करने का काम किया, जिसने राजस्थान के उज्जवल चरित्र पर काला दाग लगाने की कोशिश की, उनका सही स्थान वो अरब सागर ही है। बयान और इन चीज़ों के अलग अगर अपन बात करें तो राजस्थान में पेपर लीक, बिजली का संकट, भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में करप्शन, आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार होते हैं, कानून व्यवस्था, इतने तमाम मुद्दे हैं। लेकिन बीजेपी फिर जब बात करती है तो सनातन, तुष्टीकरण, इन्हीं मुद्दों पर क्यों आती है? क्या और मुद्दे नहीं है जिन्हें प्रभावी तरीके से उठाया जाना चाहिए? इनमें से कौन सा ऐसा मुद्दा है? भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या ऐसा है कि जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पे संघर्ष नहीं किया? नहीं सहेगा राजस्थान के समय में? क्या महिलाओं के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हुआ है उसके ऊपर हमने बात नहीं की? किसानों के साथ जिस तरह का धोखा के अशोक गहलोत सरकार ने किया, चाहे कर्ज माफी न करने के नाम पर हो या अभी बिजली न मिलने के कारण से जिस तरह की परिस्थिति राजस्थान के किसान के घर में बनी है, उसको लेकर के हो, क्या हमने आंदोलन नहीं किया? पेपर लीक पर क्या हमने अजमेर में आंदोलन नहीं किया? क्या राजस्थान भर में युवा मोर्चा ने आंदोलन नहीं किया? पेपर लीक के बाद में आरपीएससी के घोटाले पर क्या हमने आंदोलन नहीं किया? कांग्रेस के तत्कालीन पीसीसी चीफ के परिवार के लोग जब आरएएस में भर्ती हुए थे तब क्या सड़क से सदन तक हमने नहीं गिरा था?
कौन सा ऐसा विषय है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मौन साधा हो? लेकिन फिर जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि सनातन पर जब चोट होती है तो निश्चित रूप से वो चोट जो है हमारी आस्था पर होती है, हमारे विश्वास पर होती है, हमारी श्रद्धा पर होती है, हमारी मान्यता पर होती है, हमारी जीवन पद्धति पर होती है। और हमारे पुरखों ने जिसको बलिदान करते हुए अपने खून से सींच करके जिस बेल को अमर बना करके रखा, उस बेल की जड़ों पर प्रहार होता है तो निश्चित रूप से आवाज और जोर से निकलती है और निकलनी भी चाहिए। एक और मुद्दा आता है जो आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ERCP। आपको जो शब्दों से नवाजा गया था वो इसी की वजह से था, और वो लगातार कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय नेशनल प्रोजेक्ट का जो है इसको दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। क्यों नहीं दिलवा देते? 13 जिलों का सवाल है। देखिए, किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से पहले उस परियोजना की DPR टेक्निकली अप्रूव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहला कदम है कि जो DPR बनी है 2 राज्यों के बीच में है, 2 राज्यों की तरफ से उस पर सक्षम स्वीकृति आए और उसके बाद में उस DPR का अप्रूवल टेक्निकल अप्रेजल होता है कि नहीं? टेक्निकल अप्रेजल के बाद में उसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के बाद में उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस होता है कि एनवायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद में उसकी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस आती है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के बाद में उसमें जो है वो ट्राइबल एरिया क्लियरेंस आती है। इन सब क्लियरेंस के बाद में उसको कैबिनेट प्रस्ताव बना करके भेजे तो नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जा सकता है, और दर्जा देने के बाद में भारत सरकार उसमें 60% पैसा अपनी तरफ से निवेश करती है। अब इनमें से एक भी शर्त अभी तक पूरी नहीं है। आप शर्तें तो पूरी करिए, पहले आप इसकी टेक्निकल क्लियरेंसेस कराइए, एनवायरमेंट क्लियरेंस लीजिए। ये सब करने की जिम्मेदारी तो राजस्थान सरकार की है। आपने एक भी शर्त पूरी नहीं की और आप कह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं मिल रहा है। आप पहले पूरा करिए। लेकिन क्योंकि आप गलत फुटिंग पर खड़े हैं, आपने गलत नक्शा बना लिया है। भट्ट साहब अगर अपने मकान पर, अपने प्लॉट पर अगर जयपुर में कहीं प्लॉट ले लें और नक्शा बनाना शुरू करें और अपने पड़ोसी दोनों के प्लॉट का जोड़ करके नक्शा बना लें और फिर कहें कि नगर निगम मेरे नक्शे को पास नहीं करता है, तो पास करेगा क्या? और अगर पास करवा भी लेंगे तो क्या पड़ोसी बनाने देगा क्या? आप अपने हिस्से का नक्शा बनाइए, नक्शा बना करके उसको तकनीकी रूप से पास करवाइए। पास कराने के बाद में उसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस लीजिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस लीजिए, सब औपचारिकताएं पूरे करिए, फिर आइए। लेकिन उससे आगे बढ़ करके मैं कहूंगा, गहलोत साहब ने जिद की और वो जिद राजस्थान के 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों के साथ में छलावा ही नहीं, एक राजनीतिक पद पर बैठे हुए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हुए व्यक्ति का अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किया गया पाप है। उन्होंने पाप किया है। वो अपनी जिद के चलते हुए 16,000 करोड़ रुपया खर्च करके, और जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि उसकी DPR भी वैपकॉस ने बनाई है जो मेरे ही मंत्रालय के अधीन काम करती है। 16,000 करोड़ रुपया खर्च करके 521 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर पानी राजस्थान में लाने के लिए वो अभी कुछ दिन में टेंडर करके शिलान्यास करने वाले हैं, जिसके अगेंस्ट में मध्य प्रदेश पहले से सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है, जिसको रोकने के लिए एप्लीकेशन लेकर के। हमने उसके इतर भारत सरकार के नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जो नदियों को जोड़ने वाली प्रतिनिधि संस्था है, उसके लिए काम करने वाली, उसने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पुरानी ERCP, उससे पुराना पार्वती कालीसंध चंबल लिंक जो अटल जी के समय आइडेंटिफाई हुआ था, उन दोनों को जोड़ करके एक नया नदी जोड़ने की परियोजना बनाई। क्योंकि ये नदी जोड़ने की परियोजना है जिसको ऑलरेडी NWDA के रिकमेंडेशन पर नदी जोड़ने के प्रकल्प के रूप में स्वीकृत करने वाली एपेक्स कमेटी ने एज ए इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट मान्यता दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी ने उसको प्रायोरिटी लिंक मान लिया है कि प्राथमिकता के साथ जिन पे काम करना चाहिए वो लिंक है। भारत सरकार ने, मेरे मंत्रालय ने उसको ऑलरेडी अप्रूव करा दिया। ये अप्रूव होने के बाद में दोनों राज्यों के बीच में सहमति बनते ही जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका 90% पैसा भारत सरकार देगी। 40,000 करोड़ में से 36,000 करोड़ भारत सरकार देगी। 4,000 करोड़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बटेगा। राजस्थान को 2,500 MCM पानी मिल रहा है तो राजस्थान को 2,500 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। उसमें से 15, 16, 1700 करोड़ पहले खर्च किया जा चुका है। 700 करोड़ रुपए खर्च करके 2,500 MCM पानी राजस्थान को देने के लिए हम योजना लेकर के खड़े हैं। गहलोत साहब उस पे काम करने के बजाय 16,000 करोड़ खर्च करके 500 MCM पानी ला करके जयपुर, अजमेर और टोंक को पानी पिलाना चाहते हैं। ये बाकी बचे हुए 10 जिले
दौसा से लेकर के, अलवर से लेकर, भरतपुर से लेकर के, सवाई माधोपुर से लेकर के करौली तक, क्या इनके साथ में पाप है कि नहीं? इसका जवाब कभी न कभी गहलोत साहब को निश्चित रूप से देना पड़ेगा। ईआरसीपी पर अभी हम और बात करेंगे, यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है। शेखावत साहब, हम बात कर रहे थे इस ईआरसीपी की। यहाँ की सरकार ईआरसीपी को मुद्दा बनाने जा रही थी और उन्होंने अभी एक ईआरसीपी को लेकर के यात्रा की भी घोषणा की थी, हालांकि अब वो उसमें नहीं जा रहे हैं, उसको पोस्टपोन किया है। 13 जिलों का ये मुद्दा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मेरे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मेरे लिए ये 13 जिलों के 2,80,000 हेक्टेयर, लगभग 15-16 लाख बीघा जमीन पर खेती करने वाले किसान और उसके परिवार, उसके बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। मेरे लिए 3 करोड़ लोग जो इन 13 जिलों में निवास करते हैं, उनके पीने का पानी की उपलब्धता का मुद्दा है। मेरे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। मेरे लिए इन 13 जिलों के भविष्य का से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी संपन्नता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसलिए हमने इतना प्रयास करके इसको इंटरलिंकेज ऑफ रिवर में ला करके खड़ा किया है। और मैं फिर कहूँगा, ये जो ईआरसीपी का भस्मासुर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध और गजेंद्र सिंह शेखावत के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से खड़ा किया था, अपने बेटे की हुई हार की खींच से निकालने के लिए खड़ा किया था और राजनीतिक लाभ इसके माध्यम से प्राप्त करने के लिए खड़ा किया था। मैंने 5 दिन इन 10 जिलों में जाकर के एक प्रवास किया। मैंने वहाँ पत्रकारों से बात की, मैंने वहाँ पब्लिक से बात की, मैंने वहाँ समाज के प्रबुद्धजनों से बात की, मैंने वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की और सबके सामने इस विषय को रखा और विस्तार से रखा। उसके बाद में अब तक आवाज़ भी नहीं निकली है और उसी का परिणाम है कि ये जो यात्रा थी, उस यात्रा में अब प्रश्न पूछे जाएंगे, अब उस यात्रा में अब सामने प्रश्न खड़े किए जाएंगे और जवाब देते नहीं बनेगा, इसलिए उस यात्रा को स्थगित किया। लेकिन शेखावत साहब, आपका एक बयान भी वायरल हुआ था। आपने कहा कि आपके लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन आपने ये कहा था, जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, कि हमारा राज ला दीजिए। 46,000 करोड़ रुपए दे करके ईआरसीपी, मैंने ये कहा था कि इनका राज बनाइए, मीन्स भारतीय जनता पार्टी का राज बनाइए। और फिर कहूंगा, क्योंकि ये सरकार जानबूझ करके राजनीतिक लाभ के लिए ईआरसीपी को फुटबॉल बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो केंद्र की सरकार ने द्वारा प्रस्तावित योजना है, इस योजना को हम सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्रदान करेंगे। 40,000 करोड़ रुपए की जो योजना बनाई गई है, उसमें 90% अंशदान माननीय मोदी जी की कृपा से राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये जो लगभग 18 लाख बीघा जमीन सिंचित होने वाली है, उन किसानों के जीवन का में एक नए सूर्य का उदय उसके बाद माध्यम से होगा। पानी तो राजस्थान का देखिए हमेशा का मुद्दा रहा है। जल जीवन मिशन आपके मंत्रालय का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि यहाँ तो आए दिन भ्रष्टाचारियों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, करप्शन के नए नए केस नजर आ रहे हैं, अलमारियां सोना उगल रही हैं और कैश निकल रहा है करोड़ों का। आप किस तरीके से देखते हैं इसको, यहाँ के काम को और इसके पीछे इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं? देखिए, राजस्थान में जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के गुणवत्ता की बहुत सारी शिकायतें आई। टेंडर्स में हुई गड़बड़ियों की भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई, क्योंकि जल राज्य का विषय है। हमने राज्य सरकार को इन सब विषयों की समीक्षा करने, जांच करने के लिए भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर नहीं आया। मिशन डायरेक्टर के से पहले डायरेक्टर के स्तर पर भेजा गया, मिशन डायरेक्टर के स्तर पर भेजा गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखवाया गया, सेक्रेटरी के द्वारा चीफ सेक्रेटरी को लिखवाया गया, लेकिन नतीजा शून्य था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुद छापा डाला और छापा डालने के बाद में पैसा भी मिला, सोने के बिस्कुट भी पकड़ा गया और उसके बाद में ईडी आई। मैं तो आपके दर्शकों को पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उसके बाद में ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए ईडी को काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? और अगर वो कहते हैं करना चाहिए था, तो ईडी ने काम किया और 16 किलो से ज़्यादा सोना तो बरामद हो चुका है।
पता नहीं कितना कैश पकड़ा जाता है, और अभी तो सब शुरुआत है, अभी तो केवल एक घटना की जांच हुई है। पता नहीं कितने घोटाले इस जो है जल जीवन मिशन में, और इसके अतिरिक्त भी अभी तो हाथ जहां डालो वहीं पे घोटाला निकलता है। जो मिड डे मील में घोटाला, अन्नपूर्णा किट में घोटाला, जिस तरह का जो है मिलावटी सामान इस अन्नपूर्णा किट में दिया गया है, जैसलमेर के खाद्य इंस्पेक्टर की लेबोरेटरी खुद सर्टिफाई करके कहती है कि मिर्ची मिलावटी है, धनिया मिलावटी है, हल्दी मिलावटी है, नमक मिलावटी है। सब इस हिंदू संस्कृति में, इस भारत में या दुनिया में कहीं भी केवल कम से कम 2 चीज़ों पे तो कोई भी मिलावट या भ्रष्टाचार नहीं करता होगा, एक पानी में और एक नमक में। इन्होंने नमक और पानी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या छोड़ेंगे? उनसे अब देश को और समाज को क्या अपेक्षाएं बची है? फिर से पॉलिटिक्स पे आते हैं एक बार। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है और केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी हैं। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी क्या विधानसभा में इस बार आजमाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये निर्णय करने का अधिकार और ये चुनाव करने का, चयन करने का विशेषाधिकार भी व्यक्ति के पास नहीं होता, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। बोर्ड को निर्णय करना है कि कौन व्यक्ति कहां और किस भूमिका में उपयुक्त होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, या गजेंद्र सिंह शेखावत को अगला लोकसभा का चुनाव लड़ना है, या गजेंद्र सिंह शेखावत को दोनों नहीं मिलकर लड़ करके संगठन में काम करना है। गजेंद्र सिंह शेखावत की उपयोगिता कहाँ हो सकती है? और मैं तो उससे भी आगे बढ़ करके कहता हूँ, मैं जिस विचार परिवार से आता हूँ, तो मैं छात्र संघ की राजनीति से सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करने गया था, 20 साल तक वहाँ से राजनीतिक क्षेत्र में भेजा गया। कल मेरा जो है विचार परिवार यह कहे कि नहीं, मुझे अब जो है सेवा भारती में जाकर के काम करना चाहिए, तो मुझे वहाँ भी कोई अफसोस नहीं है। इसी ऊर्जा के साथ, इसी क्षमता के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ में हर उस दी गई भूमिका के साथ में काम करेंगे, क्योंकि जहाँ भी काम करेंगे वहाँ एक ही लक्ष्य है, और वो है भारत माता की जय। जहाँ भी काम करेंगे वह भारत माता की जय जयकार करने के लिए करेंगे। चलते चलते एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी चर्चा में बहुत थी, कल आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से मुलाकात करके आए और उसकी बहुत चर्चा रही। क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई? देखिए, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, हम सब की राजस्थान में नेता रही हैं, 2 बार हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, 2 बार लीडर ऑफ अपोजिशन रही हैं, हम सब के लिए आदरणीय है। हमने सहज रूप से बैठ करके चाय पर चर्चा की। अब 2 राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति अगर साथ बैठेंगे, तो मुरारी बापू की कथा में उन्होंने क्या कहानी सुनाई थी, या बागेश्वर बाबा की कथा में उन्होंने किसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया था, उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे। वो राजनीतिक विषयों पे ही बात करेंगे। हमने की है राजनीतिक विषयों पे बात, और मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास मुलाकात में आने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।